देखो बच्चों, ये है स्वप्रेरकत्व L की गणना। स्वप्रेरकत्व को हम L से दर्शाते हैं, इसे स्वप्रेरकत्व L की गणना करनी है। ये परीक्षा में आता है। एक वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना करना कैसे करेंगे? जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी एक परिणालिका, धारावाही परिणालिका, मैं इसमें भूल गया, धारावाही परिणालिका कोई स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है। आपके पास कापी है तो आप कापी के ऐसे एक पन्ना इधर एक पन्ना इधर, इसके बीच में पूरे में लिखोगे स्वप्रेरकत्व L की गणना। इधर लिखोगे इस वाले पन्ने में वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व L की गणना। इस पन्ने में लिखोगे धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व L की गणना। तो ये आप लिखोगे। यदि आपकी काफी छोटी है तो इस तरह से दो पन्ने हो जाएंगे, इधर वाले का पीछे चला जाएगा, इधर वाले का भी पीछे चला जाएगा, उस तरफ राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आज, क्योंकि आपके तुलनात्मक अध्ययन ज़्यादा अच्छा होता है और ये परीक्षा में दिमाग में बैठा रहता है, तो इसके लिए बहुत आसान है बेटे बच्चों। जैसे ये वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या R है, इसमें I एम्पियर की धारा बहती है, इसमें फेरों की संख्या N है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI/2R। फिर समझो, कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिसमें फेरों की संख्या N है, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI/2R। यदि इसके अंदर, यदि μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोध है, इसके अंदर μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोध है, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μr μ0NI/2R। समीकरण नंबर 1। ऐसे ये प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व है, धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व है। सब आप जानते हो प्रणालिका के बारे में। यदि प्रणालिका की पूरी लंबाई L है, इसमें फेरों की संख्या N है, कैपिटल N, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, I एम्पियर की धारा बहती है, तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 स्मॉल NI होता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ये प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसमें स्मॉल n है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मतलब कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई, कैपिटल N बटे कैपिटल L। तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N बटे L रख देंगे, B बराबर μ0NI/L। जैसे इसमें समझाया था कि यदि μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोध है, वैसे इसमें भी यदि प्रणालिका के अंदर μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोध है, तो इसमें μr का और गुणा हो जाएगा। जैसे इसमें μr का गुणा हो गया था तो सूत्र बन गया था B बराबर μr μ0NI/2R। इसमें भी μr का गुणा हो जाएगा, तो B बराबर μ0N/L × I। समीकरण नंबर 1। बाकी सब एक जैसे। जैसे मैंने स्वप्रेरकत्व की गणना में समझाया था, स्वप्रेरकत्व की गणना में एक सूत्र आया था N phi बराबर Li। तो L बराबर N phi बटे I। इसमें phi था प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, N थी फेरों की संख्या, I थी उस क्षण प्रवाहित धारा, माने कितनी एम्पीयर की धारा बढ़ा सकते हैं या कितनी एम्पीयर की धारा घटा सकते हैं। तो ये धारा बढ़ाने या घटाने वाली होती है, क्योंकि जब धारा का मान स्थिर हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी।
क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। तो यह है कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिसमें फेरों की संख्या n है। K केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। ऐसी परिणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n i स्मॉल n का मान n बटे n ये होता है। यदि म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोड इसके अंदर रखी है तो इसमें म्यू आर का और गुणा हो जाता है, तो B बराबर म्यू आर म्यू नॉट n i बटे e हो जाता है। इसमें भी उसी तरह से है, यदि परिणालिका के अंदर म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता की क्रोड है तो इसमें भी म्यू आर का गुणा हो जाएगा। अब हमें फाई निकालना है। फाई क्या है? प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी है। बी का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ से रख दें, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अभी चाहो अभी, लास्ट में चाहो लास्ट में रख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहता है। तो फाई बराबर हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन आई बटे 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हुआ कुंडली के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर। अब कुंडली का स्वप्रेरक तो L बराबर n फाई बटे आई आपको पढ़ाया जा चुका है। तो n का इसमें और गुणा कर देंगे, i का भाग n का गुणा कर देंगे, i का भाग दे देंगे, बाकी फाई जो का कर देंगे। तो मैंने इसको करने का तरीका इस तरह से बन लिखा है n बटे i इंटू फाई। तो इंटू फाई का मान रख दिया, i से वही i कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ एक आर बचेगा। तो ये नियतांक हुए क्या? म्यू आर म्यू नॉट पाई आर बटे 2। ये शायद हम देख नहीं रहा होगा, म्यू आर म्यू नॉट पाई आर बटे 2। ये नियतांक हुए n इंटू n स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से क्या L अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर, माने स्वप्रेरक फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ ये सब नियतांक है। ऐसे इसमें भी कोई अंतर थोड़ी है। आपने b का मान निकाल लिया म्यू आर म्यू नॉट n i बटे l। तो परिणालिका की प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर b है। b का मान समीकरण 1 से रख देंगे, यहाँ से रख देंगे, और a बराबर पाई आर स्क्वायर। अभी चाहो अभी रख दो, बाद में चाहो बाद में रख देना। तो फाई बराबर b है। यहाँ फाई है प्रत्येक फेरे से, परिणालिका के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई का मान b म्यू आर म्यू नॉट n बटे l इंटू i इंटू a। ये हो गया परिणालिका का स्वप्रेरक। तो L बराबर होता है n फाई बटे i। फाई का मान यहाँ से रख दिया 2 से, तो n अपॉन i इंटू फाई। तो देखो i से i कट जाएगा, बाकी ये नियतांक है म्यू आर म्यू नॉट a बटे 2 म्यू आर म्यू नॉट a बटे 2 इंटू n स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। यहाँ a बराबर पाई आर स्क्वायर। जैसे ये परिणालिका है तो ये है एक पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो L अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर, माने स्वप्रेरक तो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों का निष्कर्ष एक ही है, और सूत्र नियतांक भर अलग अलग है, बाकी सब एक जैसा है, करने का तरीका एक ही है। सिर्फ एक अंतर है, वो अंतर ये है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, परिणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, बाकी सब एक जैसा है। यदि इसके अंदर म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता की क्रोड रख दें तो इसमें म्यू आर का गुणा कर देंगे, वैसे इसमें भी म्यू आर का गुणा करेंगे तो बी आ जाएगा। फिर प्रत्येक फेरे से फिर परिणालिका की प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी है। कुंडली के प्रत्येक फेरे से फाई बराबर बी है। एक बी का मान यहाँ से रख देंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर रख देंगे तो फाई आ जाएगा। एल ऐसे तो ये है, दोनों का तरीका एक ही जैसा है, बस सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र अलग अलग होते हैं, बाकी सब एक जैसा है। शायद आपके समझ में आ गया होगा, आप उसको 2-3 बार समझो और फिर न समझ में आए तो बताओ। बच्चों, स्वप्रेरकत्व के कुछ उदाहरण हैं, पहले परीक्षा में आते थे, अब आजकल नहीं आते हैं, फिर भी आप समझो इम्पोर्टेंट हैं। पहला कारण है प्रतिरोध बॉक्स में तार को दोहरा करके लपेटते हैं। क्यों? जैसे प्रतिरोध बॉक्स में ये पीतल है, ये पीतल है, और ये पीतल की जैसे एक प्लग टाइप की कुंजी होती है,
प्लग जैसा होता है, एक टैपिंग की होती है, तो ये प्लग टाइप का है। प्लग निकाला, प्लग रखा, प्लग निकाल के बाहर रख दिया तो करंट इससे होकर के जाएगी, और यदि प्लग लगा दिया तो करंट यहाँ से होती हुई ऐसी बाहर निकल जाएगी, यहाँ से होती हुई नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत टाइट करते हैं। तो इसका कारण क्या है कि तार को दोहरा करके क्यों लपेटते हैं? तो इसके समझाने के लिए मैंने ये दो चित्र बनाए हैं। इस चित्र में देखो, मान लो कि धारा ऐसी जाती है, यहाँ से होती हुई ऐसी जाती है, ऐसी जाती है, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। इसमें भी ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। इसमें देखो मुख्य धारा बढ़ती है, मुख्य धारा बढ़ती है, बढ़ती का चित्र बनाना है। अब इसमें घटती है समझाना है। देखो, जब मुख्य धारा बढ़ती है, जैसे हम कुंजी लगाते हैं तो मुख्य धारा बढ़ने लगती है, तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें इस तरफ में प्रेरित धारा की दिशा ये हो जाएगी, इधर वाले में प्रेरित धारा की दिशा ये हो जाएगी। तो ये प्रेरित धारा इस प्रेरित धारा के प्रभाव को समाप्त कर देगी और परिपथ में केवल मुख्य धारा बहेगी। अब माना कि धारा घटती है, तो धारा घटती है तो ये मुख्य धारा बह रही है, तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसमें तारों में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये मुख्य धारा के जो भी मुख्य धारा घट रही है, इसलिए मुख्य धारा के घटने के कारण उत्पन्न होती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी। तो मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी, इसका मतलब मुख्य धारा की ही दिशा में हो जाएगी। इसमें प्रेरित धारा की दिशा ये, इसमें प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। इसकी प्रेरित धारा के प्रभाव को समाप्त कर देगी, परिपथ में केवल मुख्य धारा ही बहेगी। तो यही रीजन होता है कि तार को दोहरा करके लपेटते हैं। तो कारण ये होगा क्या कि तार को दोहरा करके इसलिए लपेटते हैं क्योंकि एक तार के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा दूसरे तार के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा के बराबर व विपरीत दिशा में होती है, जिससे प्रेरित परिणामी प्रेरित धारा शून्य होती है और परिपथ में केवल मुख्य धारा ही होती है। इसलिए तार को दोहरा करके लपेटते हैं। यदि दोहरा ना लपेटे, सिंगल लपेटे, तो प्रेरित धारा जरूर उत्पन्न होगी और उसमें तो सही रीडिंग नहीं आएगी। तो यह इसका कारण है। तो ये मैंने चित्र ये बनाना है, दो तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाए, अब इसको मिटा देता हूँ। यही मैंने इसमें लिखा है कि तार को दोहरा करके इसलिए लपेटते हैं क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लिख दे रहे हैं, और क्योंकि एक तार के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा दूसरे तार के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा के प्रभाव को निरस्त कर देती है, अर्थात परिपथ में केवल मुख्य धारा ही बहती है, इसलिए तार को दोहरा करके लपेटते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। पहले परीक्षा में हर साल आता था, तो अब समझिए आप, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्हीटस्टोन सेट में पहले सेल की कुंजी फिर धारा मापी की कुंजी दबाते हैं क्यों? देखो, ये व्हीटस्टोन सेट में 4 विरोध PQRS चक्रावृत्त क्रम में जुड़े हैं। एक विकर्ण में सेल जुड़ा है, दूसरे विकर्ण में धारा मापी जुड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का मतलब ये है कि आप केवल देखो सेल की कुंजी, देखो मीटर से पहले सेल की कुंजी, माने पहले क्या दबाओगे? K1 पहले दबाओगे, फिर K2 दबाओगे, K2 दबाओगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, जब हम K1 दबाई फिर K2 दबाई, तो इसके बीच में कुछ मिली सेकंड का समयांतराल हुआ। इतने समयांतराल में जो मुख्य धारा बहती है, इस परिपथ में जो मुख्य धारा बहती है, इसका मान स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कुंजी दबाएंगे मुख्य धारा का मान बढ़ेगा, और जब हम फिर K2 दबाएंगे तो इसमें कुछ टाइम इंटरवल होगा, गैप होगा समय का। इतने समय में ये मुख्य धारा स्थिर हो जाएगी, और जब मुख्य धारा स्थिर हो जाएगी तो प्रेरित धारा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपने स्वप्रेरण में यही पढ़ा कि जब परिपथ में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन का मतलब है चाहे मुख्य धारा का मान बढ़ाएं या घटाएं। तो जब हम सेल की कुंजी पहले दबाते हैं और गैल्वेनोमीटर की कुंजी बाद में दबाते हैं, तो इतने समयांतराल में सेल से बहने वाली मुख्य धारा का मान स्थिर हो जाता है और परिपथ में मुख्य धारा का मान स्थिर होता है और परिपथ में प्रेरित धारा समाप्त हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है,
जब पहले सेल की कुंजी K1 दबाते हैं, फिर धारा मापी की कुंजी K2 दबाते हैं, तो इतने समयांतराल में मुख्य धारा स्थिर हो जाती है, अधिकतम मान पहुंच करके स्थिर हो जाती है और प्रेरित धारा समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब मुख्य धारा स्थिर हो जाएगी, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेरित धारा समाप्त हो जाती है, जिससे धारा मापी केवल मुख्य धारा का ही विक्षेप देता है, मुख्य धारा का ही विक्षेप देता है। अब इसको उल्टा कर दें, यदि हम K2 पहले दबाएं और K1 बाद में दबाएं, मानिए इस कुंजी को पहले दबा दें, इसको बाद में दबाएं, तो गैल्वेनोमीटर वाली कुंजी पहले ऑलरेडी दबी है। जैसे ही सेल की कुंजी दबाते हैं, मुख्य धारा का मान बढ़ने लगता है, प्रेरित धारा विपरीत दिशा में होती है, परिणामी धारा का मान घट जाता है और गैल्वेनोमीटर जो है वो दोनों उसी परिणामी धारा के विक्षेप को देता है। तो इसका मतलब है इस स्थिति में यदि हम ऐसा करते हैं, उल्टा करते हैं, तो इसमें जो है मुख्य धारा के साथ साथ प्रेरित धारा का भी विक्षेप आता है, जो कि ये गलत है। तो यही मैंने लिखा है। इसके विपरीत यदि K2 को पहले फिर K1 को दबाते हैं तो मुख्य धारा बढ़ती है, जिससे प्रेरित धारा विपरीत दिशा में हो जाती है और धारा मापी में मुख्य धारा के साथ साथ प्रेरित धारा का भी विक्षेप आता है और फिर रीडिंग जो भी प्रैक्टिकल करते हो आप, ये सभी प्रैक्टिकल गलत हो जाते हैं। इसलिए इसके आधार पर दो प्रैक्टिकल थे, एक मीटर क्षेत्र, दूसरा था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब कोर्स में है नहीं, तो मीटर क्षेत्र में भी पहले हम सेल की कुंजी दबाएंगे, फिर धारा मापी की कुंजी दबाते हैं। तो ये है इसके रीजन, तो ये रीजन आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व। इसके न्यूमेरिकल थ्योरी सब आते हैं, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इनमें कुछ न कुछ आता ही आता रहता है। अन्योन्य प्रेरकत्व में इसमें दो कुंडली होती है, एक कुंडली दूसरी कुंडली। इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में क्या है? सेल, कुंजी, RH माने रिहस्टेट, रिहस्टेट को कहते हैं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। तो जिस कुंडली में सेल, कुंजी व रिहस्टेट माने धारा नियंत्रक होता है, उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें केवल धारा मापी होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो ये दो चित्र हैं, तो ये लिखा है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। जिस कुंडली में सेल, कुंजी व धारा नियंत्रक RH रिहोस्टेट होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा जिसमें केवल धारा मापी होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये दोनों कुंडलियां पास पास रखी होती हैं। अब इस चित्र को समझे जरा ध्यान से। इसमें लिखा है मुख्य धारा के बढ़ने पर, मुख्य धारा के घटने पर। ऐसा क्यों लिखा है? इसमें देखो ये पूरा है प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, ये यहाँ पर जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि परिपथ में धारा, परिपथ में कम प्रतिरोध है, और जब परिपथ में प्रतिरोध कम होता है तो मुख्य धारा का मान बढ़ता है। इसमें देखो इसकी अपेक्षा ये मान अधिक है। इसका मतलब ये है कि परिपथ में प्रतिरोध अधिक है, और जब परिपथ में प्रतिरोध अधिक होता है तो मुख्य धारा का मान घटता है। इसीलिए इस चित्र में लिखा है, चित्र 2 में मुख्य धारा के घटने पर। अब मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या लिखा है। देखो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं, मुख्य धारा का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, धारा में परिवर्तन करते हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है द्वितीय कुंडली। तो जिससे प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली के भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिससे द्वितीय कुंडली के भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आदर्श स्थिति में जितना प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उतना ही द्वितीय कुंडली में होता है। इसलिए वो वाला चित्र मैंने बता दिया। ये देखो, ये देखो, तो जब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, आप पढ़ चुके हो कि जब धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जिसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब चूंकि द्वितीय कुंडली में ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में
प्रेरित धारा बहती है और धारा मापी में विक्षेप आता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस चित्र में देखो, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, अतः लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस चित्र में जो प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने, मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। तो मुख्य धारा इस दिशा में है, तो प्रेरित धारा उल्टी बहने लगेगी, नीचे की ओर बहने लगेगी। इसमें देखो मुख्य धारा ऐसी है, प्रेरित धारा भी मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी। तो यही दिखाया गया है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कराते हैं तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, जिससे धारामापी जी में विक्षेप आता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। फिर दोबारा समझो, जब प्राथमिक कुंडली में, इसको प्रेरित धारा, यहाँ थोड़ा समझने में गलती हो जाएगी, इसको नीचे लिख देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कराते हैं तो द्वितीय कुंडली में, इसमें जब धारा में परिवर्तन करा होगा जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसमें प्रेरित धारा बहेगी। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब इसकी व्याख्या करनी होती है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कराते हैं तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्योंकि इसी के पास में द्वितीय कुंडली लगती है, इसलिए जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में होता है उतना ही द्वितीय कुंडली में होता है। और जब द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। यही अन्योन्य प्रेरण है। यही है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन कराते हैं तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किससे? प्राथमिक कुंडली के। इतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडली में होता है, इसमें होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। ये लिखना भूल गया, जिससे प्रेरित धारा बहती है। यही अन्योन्य प्रेरण। चित्र 1 में मुख्य धारा बढ़ाते हैं जिससे द्वितीय कुंडली में, चित्र 1 में मुख्य धारा का मान बढ़ाते हैं जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है, अर्थात विपरीत दिशा में। किस नियम से? लेंज के नियम से। लेंज के नियम से। जबकि चित्र 2 में द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने के कारण उत्पन्न होती है, अतः मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है। देखो, जबकि चित्र 2 में द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने के कारण उत्पन्न होती है, अतः मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है। तो ये है अन्योन्य प्रेरण। अब इसकी गणितीय विवेचना करनी है। माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा में परिवर्तन कराते हैं और द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ∅2 है। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ∅2 होता है और फेरों की संख्या N2 है। 2 माने सेकेंडरी, 1 माने प्राइमरी। तो द्वितीय कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 ∅2 होगी और N2 ∅2 किसके कारण उत्पन्न हो रही है? I1 के कारण। तो N2 ∅2 अनुक्रमानुपाती I1, N2 ∅2 बराबर MI1, जहां M अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व है, इसका मात्रक हेनरी H है, कैपिटल H है। तो ये है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब इसके बाद परिभाषा बता दूंगा। देखो बच्चों, जो N2 ∅2 बराबर MI1 लिखा था, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे नीचे। अब इसकी परिभाषाएं समझो, न्यूमेरिकल जो परीक्षा में आते हैं उनको ध्यान से पहले थ्योरी क्लियर करो। इस सूत्र से M बराबर हो जाएगा N2 ∅2 बटे I1। यदि I1 बराबर 1 तो M बराबर N2 ∅2, अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पीयर है, तो द्वितीय कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या
अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। N2 है द्वितीय कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती है। यही मैंने कहा है। अर्थात प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराने पर द्वितीय कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 अन्योन्य प्रेरण गुणांक n के बराबर होती है। ये तो ये हो गया। दूसरा, इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में लिखना है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर माइनस N2 d∅2/dt होता है। N2 नियतांक ज्ञात करते हैं, d ब्रैकेट में N2 ∅2/dt, N2 बराबर mi1 रखते हैं यहाँ से समीकरण 1 से। तो E2 बराबर माइनस d mi1/dt, m बाहर निकालें di1/dt, तो m बराबर हो जाएगा E2 होल अपॉन di1/dt, केवल आगे माने ऋण आगे। तो यदि di1/dt बराबर 1, यह मैं यहाँ इसमें जरा इधर लिख देता हूँ, यदि di1/dt बराबर 1 तो m बराबर E2 है। इसके बाद हो गया, इसके बाद अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक एम्पीयर पर सेकंड है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो ये है, ये आप यहाँ से तो ये है अन्योन्य प्रेरण का सूत्र। जैसे उसमें समझाया था मैंने, E बराबर माइनस L इंटू di/dt, इसमें हो जाएगा E2 द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण तो अन्योन्य प्रेरण के लिए सूत्र हो जाएगा E2 बराबर माइनस m di1/dt। स्वप्रेरण उसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो E बराबर माइनस L इंटू di/dt होता है। तो ये आपको याद रखना है और समझ